दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रूह तक हिला देगी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी माँ से कहना पड़े कि आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, जबकि असलियत में आप दुश्मन देश की फौज में मेजर बन चुके हैं। अपना नाम मिटाना पड़े, अपना धर्म बदलना पड़े, अपनी पूरी पहचान खो देनी पड़े, क्या आप ये कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन एक शख्स ने ये किया, और वो भी सिर्फ 23 साल की उम्र में। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे जासूस की जिसने लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई, लेकिन अंत में पाकिस्तान की जेल में अकेले दम तोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत, दिल दहला देने वाली और सच्ची कहानी को। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान का श्री गंगानगर शहर। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का। नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। उनके पिता J.M. कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे। एक देशभक्त परिवार जहां देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। बचपन से ही रविंद्र में कुछ अलग था। वे पढ़ाई में तो होशियार थे ही, लेकिन उनका असली जुनून था थिएटर और एक्टिंग। कॉलेज के दिनों में वे SD बिहानी कॉलेज में B.Com की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका दिल तो स्टेज पर ही बसता था। वे मोनो एक्टिंग में माहिर थे। उनका एक खास किरदार था, एक भारतीय सैनिक जो दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन यातनाएं सहकर भी अपने देश के राज नहीं बताता। उस किरदार में वो इतनी तन्मयता से डूब जाते थे कि दर्शक सांस रोककर उन्हें देखते रहते थे। लेकिन रविंद्र को क्या पता था कि ये एक्टिंग एक दिन उनकी असली जिंदगी बन जाएगी, कि वे सच में उसी किरदार को जीने वाले हैं जो वे स्टेज पर निभाते थे। 1973 का साल था। रविंद्र उस समय 21 साल के एक युवा थे, जिनकी जिंदगी आम कॉलेज स्टूडेंट की तरह थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके थिएटर शो में कुछ खास लोग आए थे। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी, भारत की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी। वे रविंद्र को देख रहे थे, उनकी हर हरकत, उनके हर डायलॉग, उनके चेहरे के हर भाव को परख रहे थे। शो खत्म होने के कुछ दिनों बाद रविंद्र को एक फोन कॉल आता है, एक मीटिंग का बुलावा। वे जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई नई थिएटर कंपनी होगी, लेकिन वहां जो हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। कमरे में बैठे अधिकारी ने उनसे सीधा सवाल पूछा, रविंद्र, क्या तुम अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो? कुछ ऐसा जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता? रविंद्र की आंखों में चमक आ गई। जी बिल्कुल, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अधिकारी ने उनकी आंखों में झांका और फिर धीरे से कहा, तुम्हें अपना नाम, अपनी पहचान, अपना धर्म सब कुछ छोड़ना होगा। तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। क्या तुम तैयार हो? सिर्फ 23 साल का रविंद्र एक पल के लिए रुका, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मैं तैयार हूं। उसे एक हाँ ने रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रविंद्र को बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान में जासूसी करनी होगी, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से बदलना होगा, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्हें दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। उनकी माँ ने खुशी से उनका सिर चूमा, पिता ने कंधे थपथपाए, घर में खुशियां मनाई गईं। और फिर शुरू हुई वो ट्रेनिंग जो किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं थी। अगले 2 साल रविंद्र को रॉ की सबसे गुप्त ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखा गया। यहाँ उन्हें उर्दू भाषा सिखाई गई, इतनी धारा प्रवाह कि कोई शक न कर सके। कुरान शरीफ पढ़ाया गया, नमाज के तरीक़े सिखाए गए। पाकिस्तान की पूरी भूगोल, इतिहास, संस्कृति सब कुछ रटना पड़ा। लेकिन सबसे मुश्किल था अपनी पहचान को मिटाना। रॉ ने उनका खतना करवाया ताकि शारीरिक रूप से भी वे एक मुस्लिम दिखें। सोचिए, अपने शरीर को बदलना, अपने धर्म को छोड़ना, ये कितना कठिन रहा होगा। हर दिन रविंद्र कौशिक थोड़ा कम होते जा रहे थे और उनकी जगह जन्म ले रहा था नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो इस्लामाबाद का रहने वाला था। 1975 में भारत के सभी आधिकारिक रिकॉर्ड से रविंद्र कौशिक का नाम मिटा दिया गया। कागजों में, रिकॉर्ड्स में कहीं भी उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब दुनिया में सिर्फ नबी अहमद शाकिर था। रविंद्र कौशिक का एक अध्याय बंद हो चुका था, लेकिन ब्लैक टाइगर का जन्म हो चुका था।
1975 के अंत में नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में दाखिल हुए। सोचिए उस पल को, एक भारतीय जो पाकिस्तान में घुस रहा है अकेला, बिना किसी सुरक्षा के। एक गलती, एक छोटी सी चूक और सब खत्म। लेकिन रॉ ने पूरी तैयारी की थी। सबसे पहले रविंद्र को मिडिल ईस्ट भेजा गया, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब। यहां उन्होंने कुछ महीने बिताए, पाकिस्तानी लोगों से दोस्ती की, उनकी तरह बातें की, रहे। ये एक टेस्ट था, देखना था कि नबी अहमद शाकिर की पहचान कितनी मजबूत है। और टेस्ट पास हो गया। किसी को भी शक नहीं हुआ कि यह आदमी असल में भारतीय है। फिर आखिरकार रविंद्र पाकिस्तान पहुंचे। कराची यूनिवर्सिटी में उन्हें LLB यानी कानून की पढ़ाई में दाखिला मिल गया। अब वो एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट की तरह जीने लगे। कॉलेज जाना, लेक्चर अटेंड करना, दोस्त बनाना, चाय पर बहस करना, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अंदर से हर पल एक जंग चल रही थी। हर बातचीत, हर मुलाकात में उन्हें सतर्क रहना पड़ता था। एक गलत शब्द, एक गलत इशारा और खेल खत्म। लेकिन रविंद्र ने कभी गलती नहीं की। वे परफेक्ट थे, इतने परफेक्ट कि किसी को कभी शक तक नहीं हुआ। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया। यह बेहद रिस्की था। आर्मी में बैकग्राउंड चेक्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एक छोटी सी कमी, एक मिसिंग डॉक्यूमेंट और सब खुल जाता है। लेकिन रविंद्र को पता था कि असली खुफिया जानकारी सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के अंदर से ही मिल सकती है। उन्होंने मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम दिया। ये वही डिपार्टमेंट था जहां पाकिस्तान आर्मी के सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रूप मूवमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ मैनेज होता था। यहां से सारी संवेदनशील जानकारी गुजरती थी। और रविंद्र ने पहली ही कोशिश में एग्जाम पास कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। अब वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर थे, एक भारतीय जासूस दुश्मन की फौज में। शुरुआत में वे क्लर्क की पद पर थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत और काबिलियत के कारण वे रैंक्स में ऊपर चढ़ते गए। कुछ साल बाद वे सीनियर पोजीशन पर पहुंच गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे मेजर के रैंक तक पहुंचे थे। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी में इतनी ऊंची पोजीशन तक पहुंच गया था। यह रविंद्र की प्रतिभा और बहादुरी का सबूत था। लेकिन अभी और बड़ी चुनौतियां बाकी थी। अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए रविंद्र को एक और मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें शादी करनी थी। उन्होंने एक स्थानीय पाकिस्तानी लड़की से शादी की। उसका नाम था अम्मानत। अम्मानत एक आर्मी टेलर की बेटी थी। कुछ समय बाद उनकी एक बच्चा भी हुआ। अब सोचिए रविंद्र की स्थिति कितनी जटिल हो गई थी। एक तरफ उनकी पत्नी जिसे उनकी असलियत का कोई अंदाजा नहीं था, दूसरी तरफ उनका बच्चा जो उन्हें अब्बू कहकर बुलाता था, और तीसरी तरफ भारत में उनकी असली माँ जो रोज उनकी याद में आंसू बहाती थी। ये दोहरी जिंदगी कितनी पीड़ादायक रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिन में वे एक लॉयल पाकिस्तानी ऑफिसर थे, रात में प्यारे पति और पिता, और अंधेरे में अकेले कमरे में वे एक भारतीय जासूस थे जो अपने देश के लिए जान पर खेल रहा था। बाद में जेल से लिखे गए उनके पत्रों में उन्होंने लिखा कि मुझे अमानत से सच्चा प्यार हो गया था। वो एक मासूम औरत थी, लेकिन मेरा पहला प्यार हमेशा मेरा देश रहा है। ये शब्द दिखाते हैं कि रविंद्र के दिल में कितना दर्द, कितनी पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन से समझौता नहीं किया। अब वो दौर आया जब रविंद्र कौशिक ने भारत को वो जानकारियां दी जो अनमोल थीं। 1980 से 1983 तक के ये 4-5 साल रविंद्र के मिशन के सबसे महत्वपूर्ण साल थे। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होने के कारण रविंद्र को पता चलता था कि पाकिस्तान आर्मी की कौन सी यूनिट कहाँ जा रही है, किस बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, कहाँ नए हथियार भेजे जा रहे हैं, कौन से ऑफिसर्स को कहाँ पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में। उस समय पाकिस्तान गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। रविंद्र ने इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भारत को भेजी। ये जानकारी कैसे भेजते थे? याद रखिए, ये 1980 का दशक था। ना इंटरनेट था, ना ईमेल, ना मोबाइल फोन। रविंद्र इनविजिबल इंक से मैसेज लिखते थे, फिर उन्हें कुवैत या दुबई के जरिए इंटरमीडियरी को भेजते थे, जो फिर उसे भारत में रॉ हेडक्वार्टर तक पहुंचाता था।
एक मैसेज को पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। हर मैसेज भेजना एक खतरा था। पकड़े जाने का मतलब था मौत। लेकिन रविंद्र ने कभी अपना काम बंद नहीं किया। इन्हीं अद्भुत सेवाओं के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये एक सम्मान था, एक पहचान थी। अनुमान है कि रविंद्र कौशिक की दी गई जानकारी से लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। पाकिस्तान जो मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा था, वे रविंद्र के अलर्ट्स की वजह से रोक दिए गए थे। लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि एक बड़ी गलती होने वाली थी, और वो गलती रविंद्र की नहीं थी। सितंबर 1983, वो महीना जब रविंद्र कौशिक की दुनिया बिखर गई। रॉ ने एक नया एजेंट पाकिस्तान भेजा। उसका नाम था इनायत मसीह। उसका काम था रविंद्र तक एक जरूरी संदेश पहुंचाना। लेकिन यह फैसला रॉ की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। रविंद्र पहले से ही 8 साल से सफलतापूर्वक काम कर रहे थे। उन्हें किसी डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन रॉ ने फिर भी इनायत मसीह को भेज दिया। और जैसे ही इनायत मसीह पाकिस्तान में घुसा, आईएसआई यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे पकड़ लिया। उसे सीधे सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर ले जाया गया। फिर शुरू हुई यातना। दिन रात बिजली के शॉक, पानी में डुबोना, मारना, पीटना, नींद से वंचित रखना। इनायत मसीह एक नया एजेंट था, उतना ट्रेंड नहीं था। वो टूट गया और यातना के दबाव में उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर नबी अहमद शाकिर है और वो असल में भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक है। आईएसआई को यकीन नहीं हुआ। उनकी अपनी आर्मी में इतने सालों से एक भारतीय जासूस काम कर रहा था। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। आईएसआई ने तुरंत एक जाल बिछाया। उन्होंने इनायत मसीह को फोर्स किया कि वो रविंद्र को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाए। रविंद्र को कुछ पता नहीं था कि इनायत पकड़ा जा चुका है। उन्हें लगा ये एक नॉर्मल मीटिंग है। वे तय समय पर पार्क पहुंचे और जैसे ही वे इनायत से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, चारों तरफ से आईएसआई के एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया। रविंद्र समझ गए कि खेल खत्म हो गया है। भारत का सबसे कीमती जासूस पकड़ा गया था, और वो भी किसी दूसरे एजेंट की गलती की वजह से। रविंद्र को पहले सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। फिर शुरू हुआ वो दौर जो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। अगले 2 साल तक रविंद्र को लगातार यातनाएं दी गई। फिजिकल टॉर्चर, मारना, पीटना, हड्डियां तोड़ना, मेंटल टॉर्चर, नींद नहीं लेने देना, अंधेरे कमरे में बंद रखना, डराना, धमकाना। आईएसआई चाहती थी कि रविंद्र और नाम बताएं, भारत के और कितने जासूस पाकिस्तान में हैं, उनका नेटवर्क क्या है और क्या-क्या जानकारियां उन्होंने भारत को भेजी हैं। लेकिन रविंद्र ने अपना मुंह नहीं खोला। कितनी भी यातना दी जाए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी चुप्पी अद्भुत थी। सोचिए, 2 साल, 730 दिन, हर दिन यातना, लेकिन उनके देश के लिए अपनी जान पर खेलकर भी कोई राज नहीं बताया। 1985 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र को मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में यह सजा कम्यूट करके आजीवन कारावास में बदल दी गई। अब शुरू हुआ एक और लंबा दर्दनाक दौर। रविंद्र को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा। सियालकोट, कोट लखपत और आखिर में मियांवाली जेल। कुल मिलाकर उन्होंने 16 साल जेल में बिताए। जेल में हालात बहुत खराब थे। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती गई। उन्हें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गई, दिल की बीमारी हो गई, अस्थमा हो गया। उनका शरीर टूटता जा रहा था। रविंद्र के भाई राजेश्वर नाथ और उनकी मां अमला देवी ने कई बार भारत सरकार को पत्र लिखे, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को, रॉ को, सबको। उन्होंने गुहार लगाई कि कृपया रविंद्र को वापस लाने की कोशिश करें, डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करें। लेकिन जवाब में सिर्फ औपचारिक बयान मिलते थे कि केस पाकिस्तान के साथ उठाया गया है, प्रयास जारी हैं। रविंद्र ने खुद भी जेल से चिट्ठियां भेजी अपने परिवार को, कभी इनविजिबल इंक से, कभी स्मगल करके। उन्होंने अपनी सेहत के बारे में, यातनाओं के बारे में, अपने दर्द के बारे में लिखा। और अपनी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जो दिल दहला देने वाला है। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर आ जाता। ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। 21 नवंबर 2021, वो दिन जब भारत का ब्लैक टाइगर दम तोड़ गया। मियांवाली जेल में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज से रविंद्र कौशिक की मौत हो गई।
उन्हें वहीं जेल के पीछे दफना दिया गया। न कोई अंतिम संस्कार, न कोई सम्मान, न कोई पहचान। जब ये खबर भारत में उनके परिवार को मिली तो उनके पिता, जो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, शौक और दुख से इतने टूट गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो भी गुजर गए। एक बेटे की मौत की खबर ने पिता की भी जान ले ली। आज रविंद्र कौशिक की कहानी पर फिल्में बनती हैं। एक था टाइगर, रोमियो अकबर, वॉल्टर। रॉ के सर्कल्स में रविंद्र कौशिक आज भी लेजेंड हैं। उन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से याद किया जाता है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया, आर्टिकल्स और यूट्यूब के जरिए नई पीढ़ी को उनकी कहानी पता चल रही है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, ये त्याग की कहानी है। ये देशभक्ति की सर्वोच्च परीक्षा की कहानी है। सोचिए, 23 साल की उम्र में अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान सब मिटा दिया। अपने माँ बाप से झूठ बोला, एक ऐसी जगह गए जहां एक छोटी सी गलती का मतलब मौत था। शादी की, घर बसाया, बच्चे हुए, सब कुछ एक और पहचान के साथ। और आखिर में जब पकड़े गए तो 16 साल यातना सहते रहे, लेकिन अपने देश के लिए अपनी जान पर खेलकर भी कोई राज नहीं बताया। आज भी जब बॉर्डर पर भारतीय सैनिक सुरक्षित खड़े होते हैं तो उसमें रविंद्र कौशिक जैसों का योगदान है। उनकी दी गई जानकारी ने हजारों जानें बचाईं। ब्लैक टाइगर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि हम ना भूलें कि आज़ादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर, वो वीर जो सच में एक अमर योद्धा थे। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।